नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके लिए 3 दिन और 2 मीटिंग की ज़रूरत पड़ गई। उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर सियासी मंथन पिछले 3 दिनों से राजधानी दिल्ली में चल रहा था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 3 दिन के भीतर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं मुलाकातों के बाद रावत अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हुए। शुक्रवार देर शाम नड्डा से मुलाकात के बाद देहरादून जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात के बाद रावत ने कहा था कि उन्होंने आगामी चुनाव और राज्य के विकास को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की है। उपचुनाव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह चुनाव आयोग तय करेगा कि कब चुनाव करना है और किसके नेतृत्व में। शुक्रवार को नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री की लगभग आधे घंटे की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रावत के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके पहले रावत ने बुधवार को देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और वो गुरुवार को वापस जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद वो शुक्रवार को एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष से मिले। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इस साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता था। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी रिक्त है, जहां उपचुनाव कराया जाना है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने सभी तरह के चुनाव रोक रखे हैं। ऐसे में उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री पद से सांसद तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर शनिवार को बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी। प्रदेश पार्टी कार्यालय में अपराह 3 बजे बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुबह करीब 10:40 पर देहरादून पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नया मुखिया विधायक मंडल की बैठक में चुना जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नया सीएम जो भी होगा वो पार्टी का सिपाही होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे दिए जाने की वजह से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट खड़ा ना हो, इसे देखते हुए प्रदेश हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे इस्तीफा सौंपा गया। पार्टी ने सभी विधायकों को सूचना भेज दी है। सभी विधायकों को 3 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक सभी विधायकों को पत्र भेजा गया है। बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो इससे संवैधानिक संकट पैदा हो जाता। कुछ राज्यों में कोविड के कारण उपचुनाव में देरी हुई है। परिस्थितियों ने इस स्थिति को जन्म दिया है। आज की विधानसभा बैठक में नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। एक 114 दिन की सत्ता संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत की विदाई के साथ उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार मुख्यमंत्री पद पर किसने नाम की लॉटरी लगेगी, ये सियासी गलियारों में सत्ता से जुड़े कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी किसके नाम पर दांव खेलेगी? पार्टी हाईकमान का ये फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए नए मुख्यमंत्री की ताजापोशी करना चौंकाने वाला फैसला हो सकता है।
पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे चेहरे को लाना है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा सके। साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के बीच जातीय और क्षेत्र संतुलन को भी बनाना है। सियासी गलियारों में नए मुख्यमंत्री के रूप में सिटिंग विधायक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी और बिशन सिंह चुफल के नाम की चर्चा है। अगर पार्टी हाईकमान विधायकों में से मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो सांसदों में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, अजय भट्ट के नाम की चर्चा है। जबकि सीएम के पद के लिए महिला दावेदार में राज्य मंत्री रेखा आर्य, विधायिका रितु खुंडी की चर्चा है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में एक और नाम बिशन सिंह चुफाल का जुड़ गया है। बीजेपी विधायक दल में चुफल ऐसे विधायक हैं जो वरिष्ठता में देहरादून कैंट के विधायक हरबंस सिंह भल्ला के बाद दूसरे नंबर पर है। पित्तौरागढ़ के डीडी हाट से विधायक चुफाल उत्तराखंड के गठन के बाद से कभी चुनाव नहीं हारे। वह अभी मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रमुख विरोधी माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस वजह से त्रिवेंद्र ने उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया। त्रिवेंद्र के इस्तीफे के बाद भी चुफाल के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने की चुनौती क्या दी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। 4.5 साल में तीसरी मुख्यमंत्री के थोपने से बीजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ बड़ा छलावा किया है। मोहनिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को अपना प्रत्याशी भी घोषित किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने चुनौती स्वीकार करने के बजाय पद से ही इस्तीफा दे दिया। 4.5 साल में बीजेपी ने उत्तराखंड में तीसरा मुख्यमंत्री सौंपने की तैयारी कर लिया। यही बीजेपी का असली चरित्र है। बीजेपी को राज्य की तकदीर नहीं, सीएम बदलने की राजनीति करनी है। प्रदेश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। बीजेपी ने पहले 0 वर्ग सीएम, फिर 0 विजन सीएम दिया और अब आगे पता नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की खबर जैसे ही फिजाओं में तैरने लगी तो सोशल मीडिया में भी सुर्खियों में आ गई। ट्विटर पर कई घंटे तक उत्तराखंड की यही सियासी हलचल टॉप 5 पर ट्रेंड हुई। वहीं फेसबुक पर भी सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार ट्रेंड करते नजर आए। और वहीं बात करें, बीजेपी ने ऐसे नेता को मुख्यमंत्री चुना जो विधानसभा का सदस्य नहीं था। केंद्र को पता था कि 6 महीने के भीतर ही चुनाव लड़वाना पड़ेगा, फिर भी कांग्रेस ने यह बात कही क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में रातों रात जैसे तूफान सा आ गया। तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट बताकर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। अब बीजेपी नया मुख्यमंत्री खोजने की कवायद कर रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस ने देवभूमि में बीजेपी का कुर्सी बदल खेल करार देकर बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रमुख प्रीतम सिंह ने भी बीजेपी सरकार और संगठन की कड़े शब्दों में आलोचना की है। वर्किंग कमेटी के सदस्य सुरजेवाला ने उत्तराखंड सरकार के संकट पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा, जो पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बना सकती वो सत्ता कैसे चलाएगी। यही नहीं, सुरजेवाला ने ट्विटर पर भाजपा की इस पूरी कवायद को लेकर ट्वीट्स करते हुए कहा कि भाजपा का पिछला रिकॉर्ड भी उत्तराखंड में खराब रहा है। इस कार्यकाल में तीसरा मुख्यमंत्री देने जा रही बीजेपी पिछले कार्यकालों में भी कई चेहरों को सीएम की कुर्सी पर बैठाती रही है। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर सदन में आना था। तीरथ सिंह रावत के पास मौका था कि वह चुनाव लड़े, लेकिन इससे टाला गया। बीजेपी जिस राजनीतिक
अस्थिरता की बात कर रही है वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये सब नियम कायदे पहले से ही पता थे। यही नहीं, बीजेपी सत्ता में आई थी तो कई वादे भी किए थे, लेकिन कोई पूरा नहीं हो सका। बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बाद भी ना तो राज्य में किसानों के कर्ज माफ हुए और ना ही युवाओं को रोजगार मिला। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 109 नए मामले सामने आए, वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो गई। इसके अलावा आज 108 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं एक्टिव केस की संख्या घटकर 1900 से कम हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 21,082 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 1, चमोली में 4, चंपावत में 1 और वहीं देहरादून में 49। और वहीं बात करें हरिद्वार में तो 9, नैनीताल में 13 और पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 12 और रुद्रप्रयाग में 2। उत्तरकाशी में 6 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,488 हो गई है। इनमें से 3,25,361 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,864 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,327 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में शुक्रवार को ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले और 1 की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो गया है, जबकि 99 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बाजारों और गंगा घाटों पर उमड़ रही भीड़ से संक्रमण की आशंका बढ़ गई है। लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकांश लोगों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया है। हर रोज बढ़ती भीड़ को पुलिस भी नियंत्रित नहीं कर पा रही। बॉर्डर पर बिना कोविड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जांच के ही बाहरी राज्यों से यात्री पहुंच रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दी है। अब बाजार सप्ताह में 6 दिन खुले हैं। बाहरी प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी के साथ ही प्रमुख गंगा घाटों पर सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोग घूमते नजर आते हैं। गंगा आरती में भी खूब भीड़ उमड़ रही है। सैलाब सीजन होने से काफ़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। बाजारों और गंगा घाटों की रौनक के बीच कोविड संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। मास्क नहीं पहनने पर, पुलिस के टोकने पर लोग गर्मी में पसीना आने और कोई दम घुटने का बहाना बना रहा है। धनवर्गी में अचानक भीड़ का दबाव बढ़ा है। हर की पौड़ी से लेकर बाजारों में लोग लापरवाही कर रहे हैं। पुलिस की ओर से यात्रियों को शारीरिक दूरी और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। हर की पौड़ी और बाजार क्षेत्रों में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को पुलिस की डर नहीं, बल्कि अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए कोविड नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड बीजेपी अपने एक और विधायक सुरेश राठौर को लेकर असहज हो गई है। राठौर पर एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। पार्टी इस मामले में राठौर से जवाब मांगेगी। पार्टी के महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि मामला पुराना है और जवालपुर के पार्टी विधायक सुरेश राठौर की ओर से महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद महिला ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। राज्य महामंत्री के मुताबिक फिलहाल इस मामले में पार्टी विधायक से जवाब मांगा जा रहा है। राज्य अध्यक्ष इस संबंध में विधायक को निर्देश देंगे। चुनावी साल में पार्टी विधायक पर दर्ज मुकदमे को लेकर बीजेपी असहज हो गई है। इससे पहले भी पार्टी अपने एक अन्य विधायक को पर चल रहे मुकदमे को लेकर खासी असहज थी। उधर कांग्रेस ने इस मसले पर पार्टी की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाया है। विधायक सुरेश राठौर पर उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री की ओर से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किए जाने की घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो वह आरोपी विधायक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।
प्रीतम ने कहा कि बीजेपी का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने की पूरी कोशिश करती है। उन्होंने आगे भी कहा कि 3 साल पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री पर उन्हीं के दफ्तर में काम करने वाली पार्टी कार्यकर्ता ने दुराचार का आरोप लगाया था, जिसे बीजेपी नेताओं ने सरकार की मदद से रफा दफा करवा दिया। इसके बाद पिछले साल बीजेपी विधायक महेश नेगी के विरुद्ध इसी प्रकार की दुराचार की शिकायत पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब हरिद्वार जलालपुर विधायक पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही पुलिस ने। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर जल्द राहत की खबर आ सकती है। डीजीपी अशोक कुमार ने सर्किट हाउस में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस परिवारों की समस्या से शासन को अवगत करा दिया गया है। इस पर जल्द फैसला हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने साइबर अपराध और ट्रैफिक को सबसे बड़ी चुनौती बताया। डीजीपी ने पत्रकारों से कहा कि महिला हिंसा और बाल श्रम रोकने की दिशा में काम किया जाएगा। ड्रग्स माफिया पर भी नकेल कसी जाएगी। साइबर क्राइम में 27 से 28% मामलों का अनावरण किया गया है। बीते 3 महीने के भीतर ठगी के करीब 360 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। इन साइबर अपराधियों को अपने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संरक्षण रहता है। इसके चलते ये लोग बचे रहते हैं। कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान आईजी कुमाऊं अजय रोतेला, एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी समेत कुमाऊं मंडल के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सड़क हादसा कम करने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। जिस भी क्षेत्र में जाम लगता है, इसके लिए वहां के थाना अध्यक्ष और कोतवाल जिम्मेदार होंगे। एसएसपी को शहर में 7 ऐसे स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं जहां सबसे अधिक भीड़ रहती हो। इसके बाद जाम की समस्या से निपटने की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। उत्तराखंड एक और केंद्रीय मंत्रालयों के दर पर जाकर ढांचागत विकास के लिए पाई के लिए जुगाड़ में ताकत झोंक रहा है। दूसरी ओर केंद्र पोषित योजनाओं के लिए मिलने वाली बड़ी वित्तीय मदद इस्तेमाल को तराशना सवाल खड़े कर रहे हैं। गांव और बस्तियों में पानी को सूखते हल, कुपोषण से हांफता बचपन और अदद छत को तरसते गरीब विभागों की कारस्तानी बयां कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन और पारिवारिक लाभ जैसी करीब 1 दर्जन केंद्रीय योजनाओं का 853 करोड़ खर्च नहीं हो पाया। इन योजनाओं से जुड़े सभी विभागों से कम खर्च को लेकर नियोजन विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। भौगोलिक परिस्थिति वाले हिमालय राज्य उत्तराखंड में जिन केंद्र पोषित ध्वजवाहक योजनाओं पर आम जनजीवन में खुशहाली लाने का दारोमदार है, उनका पूरी क्षमता के साथ उपयोग नहीं होना बेहद चिंताजनक है। दरअसल राज्य के पास खुद के आमदनी के ऐसे स्रोत नहीं है जिनसे दूरस्थ पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्यों में ज़्यादा लागत आ रही है। राज्य के पास खुद के आमदनी के स्रोत ऐसे नहीं हैं कि उनके बूते विकास कार्यों की जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। राज्य इन्हीं कारणों से अवस्थापना विकास को केंद्र पोषित, खासतौर पर केंद्र की वाहक योजना पर निर्भर है। इनमें राज्यों को मिलने वाला केंद्रीय अनुदान 90% तक है और राज्यों को महज 10% ही अपनी ओर से लगाना पड़ रहा है। सरकार के ही विभाग इस हकीकत को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बीते वित्त वर्ष 2020-21 में 1 दर्जन अहम केंद्र पोषित योजनाएं 90% धनराशि खर्च नहीं कर पाई है। पेयजल विभाग के तहत जल जीवन मिशन की हालत देखिए। 440.52 करोड़ में से सिर्फ 250.99 करोड़ ही खर्च किए गए। 43% राशि बगैर उपयोग के रह गई है।
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सेक्टर इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग विभिन्न प्रभागों को विकास कार्य कराएगा। इसके लिए इको टूरिज्म कोर कमेटी की ओर से 80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य के प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतरनी ने बताया कि राज्य सेक्टर इको टूरिज्म योजना के तहत पिछले दिनों हुई इको टूरिज्म कोर कमेटी की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस धनराशि को प्रभागों के वन अधिकारियों को जारी करने के लिए निर्देश कर दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री की घोषणाओं के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है। वारसू से दायरा बुग्याल और रैंथल से दायरा बुग्याल ट्रैक के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चंद्रबनी खालसा में कुमाऊनी मंदिर के पास इको पार्क का निर्माण के लिए 15.83 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और क्यारी नागटिब्बा से सुरकुंडा तक पैदल ट्रैक के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। और वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत फांटो क्षेत्र में सफारी जोन के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। भारी सैंड में इको ट्रैक और इको पार्क की स्थापना के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और नागटिब्बा में व्यू पॉइंट निर्माण और ताल की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए 19 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। राज्य सेक्टर इको टूरिज्म योजना के तहत ऋषिकेश स्थित संजय झील का उद्धार भी हो सकेगा। इसके लिए शुरुआती चरण में 10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। हालांकि ये राशि झील के उद्धार के लिए काफ़ी कम है। प्राकृतिक जल से परिपूर्ण इस झील के उद्धार की वर्षों से मांग की जाती रही, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन सामने आ जाती है। ऋषिकेश के पर्यटन के लिहाज से झील का सौंदर्यीकरण होना महत्वपूर्ण है। अपने आप में एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समेटे ये झील पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। झील के उद्धार की ये कवायद आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश को एक और पर्यटन स्थल मिल जाएगा, जो यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को 4 चांद लगाने में मदद करेगा। वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए राज्य सेक्टर इको टूरिज्म योजना के तहत स्वीकृत धनराशि संबद्ध वन प्रभागीय अधिकारियों को जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे राज्य के इकोसिस्टम को सुधारने, पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़।